क्लियर है सर? अब ये क्या है? फॉसिल सोर्स्ड मीथेन, मतलब इस मीथेन का सोर्स क्या है? फॉसिल। बेसिकली जब हम कोल की माइनिंग करते हैं तब क्या रिलीज होता है? मीथेन। ठीक है, जब हम कोल की माइनिंग करते हैं तब क्या रिलीज होता है? मीथेन रिलीज होता है। या फिर जब हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या रिलीज होता है? मीथेन रिलीज होता है। तो अल्टीमेटली इसका सोर्स क्या है इस वाली मीथेन का? फॉसिल्स। ठीक है, दूसरा इशू क्या है? ये देखो, ये मैनमेड है ना, अच्छे वाले फॉसिल्स हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए वो अंदर ट्रैप्ड है, लेकिन हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं खुद के बेनिफिट के लिए, और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब क्या इशू है कि अभी जो पाइपलाइन लीकेजेस का इशू चल रहा है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन सितंबर 2022 में लीक हुई है ना। क्यों हुई, क्या हुई, वो कंट्रोवर्शियल है, हमें उसमें नहीं जाना, पर वो लीक हुई। उसने क्या किया? नॉर्थ, ये देखो यहीं पे आपकी सारी की सारी समझ आ जाएगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2, इसने इतने मिलियन टन मीथेन रिलीज कर दी है एटमॉस्फेयर में। कितनी कितनी है ये? हाँ जी, 5 लाख, 1 2 3 4 5, हाँ 5 लाख, 5 लाख मिलियन टन। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? अब प्रॉब्लम कहाँ है? यहां भी मीथेन रिलीज हो रहा है, यहां भी मीथेन रिलीज हो रहा है। अगर ये 10 साल का पीरियड है इसका मीथेन का, 10 साल के लिए रहती है, रहने दो, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो ये जो हम साइकिल की बात कर रहे हैं बायोजेनिक वाली, ये तब की बात कर रहे हैं जब हम एकदम लो लेवल पे डेवलपमेंट पे थे। समझ रहे हो? आज पॉपुलेशन बढ़ रही है, लाइफ स्टॉक की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, यहाँ से भी मीथेन का जो रिलीज है वो इंक्रीज हो चुका है। और यहाँ से तो आप देख ही लो, अंदाजा लगा लो कि एक पाइपलाइन से कितना रिलीज हो चुका है अभी तक एटमॉस्फेयर में। अब ये मीथेन जो है इसका इस साइकिल में कन्वर्ट होना, मतलब CO2 में कन्वर्ट होना, ये अब टाइम लगाएगा। और अगर ये कन्वर्ट हो भी गई 10 साल के बाद, अगर इतनी मीथेन कन्वर्ट होगी CO2 में, तो हम ऑलरेडी CO2 की इमिशंस कर रहे हैं। कितना सारा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाएगा, और उसके लिए हमें कितने सारे प्लांट्स लगाने पड़ेंगे इस CO2 को फिर से उस साइकिल में लाने के लिए। इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई न्यूजीलैंड जो है टैक्स लगाने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट समझ आया? अब आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, ये और ये, इनमें फर्क क्या होता है, और सर्कुलर मीथेन हम किसको बोलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? एनी डाउट हियर? ठीक है, ये आपने बना लिया। ये ऐसे एक पॉइंट लिखो फटाफट लास्ट में। देयरफॉर therefore biogenic methane therefore biogenic methane ultimately recycles the therefore biogenic methane ultimately recycles the CO2, ये इरेज कर दूं, CO2 that was its source, that was its source a short time ago। पॉइंट समझ आई? लाइन समझ आई आपको? लाइन समझ आ गई ना? नेक्स्ट, fossil sourced methane adds fossil sourced methane adds CO2 to the atmosphere। fossil sourced methane adds CO2 to the atmosphere। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मीथेन एमिशंस ड्यू टू लाइफ स्टॉक, मीथेन एमिशंस ड्यू टू लाइफ स्टॉक
is one third of global anthropogenic CH4 emissions। ठीक है, लिखा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, emissions due to oil and gas sector, emissions due to oil and gas sector is 63% of global emissions। ठीक है सर, क्लियर है। अभी इस छोटे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। अगर आएगा क्वेश्चन प्री में, अगर इस पे कुछ टर्म बन सकती, पॉसिबिलिटी है बनने की, अगर बन सकती है तो आप इस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और कहीं पे भी। ठीक है, एनी अदर न्यूज़ यू वांट टू मेंशन हियर प्लीज़। बोलो यार। G20 को फॉलो कर रहे हो? क्यों बनाया था G20 ग्रुप? बोलो भाई। अरे इतनी सारी न्यूज़ सुन चुके हो, इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख चुके हो। हाँ जी, इसमें यूएसए नहीं है? नहीं है? यूके है, यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। दे आर ऑल डेवलप्ड ना, वो डेवलपिंग नहीं है तो फंस गए। नेक्स्ट, कुछ और सोचो। अब बोलो सर डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों है इसमें। बोलो। जो फूड सिक्योरिटी के लिए कंट्रीज जो मतलब फेस कर रही हैं उसको मीट अप करने के लिए G20 उसके लिए बनाया गया है। ये उसके अंडर। अरे वो तो ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, वो तो मैं समझ गया। बनाया किस लिए गया है वो मैं पूछ रहा हूँ। क्या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है G20? ग्रुप, ओके ग्रुप, वो तो जी से तो ग्रुप ही होगा, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। मतलब इसका कोई खुद का ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है कोई? नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर इनको घूमने का शौक है। आज इस कंट्री में, कल किसी कंट्री में, परसों किसी कंट्री में, एंजॉय करते हैं लोग, है ना? यस सर। क्योंकि इसके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते। एससीओ का नाम सुना है? शुक्र है। वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक हेडक्वार्टर है, उसका एक बेस है, उसका एक स्टेबल ट्रैक है, सिक्योरिटी डायमेंशन है उसके पास। उसमें जो डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास कुछ वीटो पावर्स नाम की कुछ चीज़ होती है। वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं। G20 इज जस्ट लाइक ए इनफॉर्मल मीटिंग ग्रुप। ये स्टार्ट किसने किया था? मतलब सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने, जो भी ये कंट्रीज हैं इनके गवर्नर्स मिले थे, इन्होंने बोला था। कब किया था? आफ्टर 90s का जो शॉक पीरियड चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसके बाद इसमें फाइनेंस ट्रैक शुरू किया गया।
इसमें एक फाइनेंस ट्रैक पे काम किया जाता है, ठीक है। आज की जो अभी जो G20 की मीटिंग चलती हैं, एक चलती है फाइनेंस ट्रैक पे जिसमें सिर्फ फाइनेंस की बात होती है, ये वाली बात, क्योंकि अल्टीमेटली सोर्स यही है। दूसरी ट्रैक होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें अदर बातें होती हैं, लाइक डिजिटल की बात हो जाएगी, हेल्थ की बात हो जाएगी, एजुकेशन की बात हो जाएगी। इसमें ये लोग करते क्या हैं, ये लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ये 20 की 20 कंट्रीज आएंगी, बैठेंगी, चाय पकौड़ा खाएंगी और बोलेंगी मेरी कंट्री में तो ऐसा हो रहा है भैया, वो बोलेंगे मेरी कंट्री में ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं कि किसका अच्छा काम हो रहा है, फिर वो वहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं उसको। ये होता है सारा। तो ये दो तरह के ट्रैक चल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया G20 की बात। ये क्या है, DIA, डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा डेफिनेटली। SCO से भी आ सकता है, UNSC से भी आ सकता है और G20 से भी आ सकता है, क्योंकि इन सब में इंडिया लीड कर चुका है। 2 में तो कर रहा है, 1 में कर चुका है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन मेंस में तो प्री में दोनों में ही फंसेगा, कंफर्म है। तो ये आपको G20 के जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं G20 के द्वारा, वो आपको यहाँ पे करने हैं। क्या है इसका फुल फॉर्म, अभी बताया मैंने, डिजिटल नाउ सी, एक एक टर्म को ब्रेक करते हैं। डिजिटल से क्या मतलब है इसका, टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। और कुछ, ठीक है, और कुछ, अब उसी में आगे बढ़ाते जाओ धीरे धीरे। सर पंखा, बिजली, ऑनलाइन, इंटरनेट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स, है ना, ब्लूटिक व्हाट्सएप पे, डिजिटल। बदतमीजों, इसको चलाओ थोड़ा सा। आप लोग UPSC के एस्पायरेंट हो, किसी मैडोर में बैठ के डिस्कशन नहीं कर रहे हो। और डिजिटल थी पता, डिजिटल व्हाट्सएप होता, ऐसा नहीं चलता है। अरे भाई साहब, ये कंट्रीज डिस्कस कर रही हैं आपस में, थिंक लाइक देम, कि वो जब बैठेंगे वो क्या डिस्कस कर रहे होंगे। कि मैंने अपनी कंट्री में अगर डिजिटल पुश लाया है, मैंने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कैश लेस या फिर लेस कैश इकोनॉमी बनाया है, डिजिटल इकोनॉमी बनाया है, वो क्यों बनाया है, क्यों बनाया है? इंक्लूसिविटी, मुझे फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था। प्राइम मिनिस्टर आते हैं 2014 में, आते क्या बोलते हैं, जन धन योजना अकाउंट, मुफ्त में खाते खोलो, कोई टेंशन नहीं है, मैं डालूंगा पैसा उसमें। वो क्या था, पैसा नहीं था, वो इंक्लूसिविटी थी। आप लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना था, आप लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि इसको आप क्या करो, इंटर ऑपरेबल बनाओ। मतलब एक ही चीज को आप, मतलब अलग अलग चीजों को आप एक ही चीज से ऑपरेट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या आ गया, आधार। आपकी LPG की सब्सिडी के साथ आधार जोड़ दिया गया, आपके बैंक के अकाउंट के साथ आधार जोड़ दिया गया, समझ रहे हो। अब उसी आधार पे आपका LPG का जो BPL कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना वाला, वो उसके साथ लिंक है। गवर्नमेंट को पता है कि इसका जो आधार कार्ड है वो किस राशन कार्ड के साथ लिंक है, BPL के साथ। और ये बंदा क्या है, एलिजिबल है किसके लिए, उज्ज्वला के लिए। क्लियर, वही सारा डाटा उसने कहां से ले लिया, आधार से ले लिया। आपके जनधन वाले अकाउंट में उसने पैसा डाल दिया कि या खरीद ले सिलेंडर जाके। पॉइंट समझ आया, ठीक है। अब उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल रही है, बंदे को भी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके लिए बंदे के पास क्या होना चाहिए, मोबाइल, ठीक है। और उस मोबाइल को उन्होंने हेल्प किसकी ली, याद है, कुछ लाइनें लगी थी सिम के लिए,
10 बंदों के परिवार में एक सिम हॉटस्पॉट काफ़ी है। डाउनलोड क्या किया, गाने, बाकी नहीं बताना होता है। ठीक है सर, समझ आ रहा पॉइंट यार? अरे हंस क्या रहे हो यार, तुम लोग उल्टे ही दिमाग दौड़ाते हो अपने। ठीक है, अब गवर्नमेंट उन G20 कंट्रीज के जो भी मिनिस्टर्स, जो भी एकेडमिशियंस, जो भी स्टार्टअप वाले लोग बैठे हैं, उनको बता रही है कि मैंने अपने डिजिटल पुश में क्या क्या अचीव किया। पहली चीज क्या अचीव की, इंक्लूसिविटी। दूसरी चीज इंटरऑपरेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका क्या है? यूपीआई। आपके पास जस्ट एक यूपीआई आईडी होना चाहिए इंसान का, आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अर्लियर आपको क्या चाहिए होता था? अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच कहाँ का है, ये कहाँ का है, वो कहाँ का है, सारा कुछ। अभी आपको क्या चाहिए? एक सिंपल यूपीआई आईडी। यूनिवर्सल है ना ये, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हर एक चीज को इसने लिंक कर दिया है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंटरऑपरेबिलिटी। क्लियर है? फिर तीसरी चीज गवर्नमेंट क्या बोली कि मैंने क्या अचीव कम कर दिया है अपनी कंट्री में। ये टर्म्स यूपीएससी को बहुत पसंद है। आपने एक वर्ड लिखा, आगे कुछ लिखना ही नहीं है, वो खुश हो जाएगा कि यार बच्चा क्या बच्चा है, ये कौन है, ये इसके चरण कहाँ है। चरण समझते हो? शुक्र है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, डिजिटल ये तो हो गया, अचीव कर लिया। अब इसमें कुछ इनोवेट करने की जरूरत है, कुछ नया करने की जरूरत है। तो वो नया कैसे होगा? मैंने आपको अभी बताया। ये लोग सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि मेरी कंट्री में ये चल रहा है, तेरी कंट्री में क्या चल रहा है भाई। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल, जब कोरोना आया, हमने जब वैक्सीन लगाना था, तो कोविन एक ऐप था, पोर्टल था, जिसमें हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा था। ठीक है, उस सर्टिफिकेट का फायदा क्या हुआ? आप आज भी उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वो डिजिटली अवेलेबल है, गवर्नमेंट के पास भी, आपके पास भी। आप डिनाई नहीं कर सकते, ना ही गवर्नमेंट डिनाई कर सकती है किसी भी चीज से कि हमने इसको वैक्सीन नहीं लगाया है। इस मॉडल को कौन रेप्लिकेट करने की बात कर रहा था? यूके। उनका नेशनल हेल्थ सिस्टम अभी भी कागजों में चल रहा है, और इंडिया जो उसकी एक कॉलोनी होती थी किसी टाइम पे, आज उसको अपना मॉडल बेच रही है। समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? और यही इंडिया अपनी इनोवेशन सबको बता रहा है, किसमें? इस वेंचर में। और जब इसमें से कुछ निकल कर आएगा, मतलब जब इसमें से कुछ ठोस निकल कर आएगा, कुछ ये लोग डिसाइड कर लेंगे, उसी चीज को क्या बोलते हैं? अलायंस। क्योंकि ये लोग सब मिलकर बातचीत कर रहे हैं, डीआईए। पॉइंट समझ आया सर? ठीक है, इस पे एक दो पॉइंट लिखेंगे, फटाफट से लिखिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम है क्या है? मेटी किसको बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या टेलीकम्युनिकेशन? टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, हाँ वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, तू बहुत मतलब दूर जाएगा, बावे तक। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, जो भी है आगे लिख लो यार। दिस मिनिस्ट्री अंडर द एजिस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, दिस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, जो भी है ये, अंडर द एजिस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी लॉन्च्ड दिस डीआईए। क्या हुआ? मेटी मिनिस्ट्री ऑफ, जो भी है, अंडर द एजिस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी launched this initiative. ऑब्जेक्टिव क्या है? लिखो ऑब्जेक्टिव। टू एंगेज इनोवेटर्स, फास्ट फास्ट फास्ट, टू एंगेज इनोवेटर्स, कॉमा, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, corporates,
investors, corporates, investors, and mentors of G20 states and invited guest countries. एम क्या है? एम लिखो, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। एम टू सेलिब्रेट ग्लोबल स्टार्टअप्स, to celebrate global startups that are using digital technologies, to celebrate global startups that are using digital technologies to solve humanity's most pressing needs in to solve humanity's most pressing needs in के आगे ना, ये देखो इधर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एक एक पॉइंट लिखना है। फर्स्ट है हेल्थ, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 6 हो गए ना? नाउ सी सर, अगर आप ध्यान से इन पॉइंट्स पे फोकस करोगे, अगर आपको ऐसे आ जाता है डिजिटल कुछ पे, आप इन्हीं 6 पॉइंट्स को अपना हेडर, जो हेडिंग्स होती है ना ऐसे में, आप इन्हीं 6 पॉइंट पे एक एक पेज लिख कर आ सकते हैं। हो गया ऐसे कंप्लीट। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि ये 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं फॉर एनी गवर्नमेंट। देखो इसमें कोई चीज छूट गई है जिसमें कि लोगों का वेलफेयर ना हो। लोगों को क्या चाहिए? हेल्थ, लोगों को क्या चाहिए? एजुकेशन, लोगों को क्या चाहिए? फाइनेंस, लोगों को क्या चाहिए? कि उनको सिक्योर रखा जाए। साइबर सिक्योरिटी इज अ टर्म ना, इट्स नॉट नेशनल सिक्योरिटी। बॉर्डर पे नहीं लड़ाई हो रही है, बॉर्डर लेस लड़ाई है ये डिजिटल। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी। एंड लास्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिस पे गवर्नमेंट फोकस करती ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट है each of the 6 selected Indian startups, each of the 6 selected Indian startups, हर एक स्टार्टअप को एक एक हेडिंग में चूज किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, हेल्थ में एक स्टार्टअप को चूज किया जाएगा, एग्रीकल्चर में एक स्टार्टअप को चूज किया जाएगा। ईच ऑफ द 6 selected Indian startups will get funding of 10 lakh each, will get funding of 10 lakh each with mentoring support from a unicorn startup, with mentoring support from a unicorn startup। ठीक है सर? हाँ जी, स्टार्टअप। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वेरी, एक सब हेडिंग लगा लो इसको, मतलब इसी में नहीं है, अब हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, है इसी में, डिजिटल वाले में ही है, लेकिन सब हेडिंग है ये। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। This ecosystem stands unique. This ecosystem stands unique from its global counterparts. From its global counterparts due to its maturity, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, maturity through hyper scalability,
through hyper scalability, comma, usability, comma, consumer centricity, comma, supported by market driven open infrastructure and framework. Supported by market driven open infrastructure and framework. ठीक है. Next sub heading, characteristics of India's startup ecosystem. Characteristics of India's startup ecosystem. फर्स्ट पॉइंट वन वर्ड में लिखेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी. इंटरऑपरेबिलिटी इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा और समझ आ जाए. इट हैज अ ग्लोबल इंटीग्रेशन ट्रेट. व्हाट इज इंटरऑपरेबिलिटी? It is basically, it has a global integration trait because it helps enhance the effectiveness of data by storing or presenting it in standardized models. ठीक है. एग्जाम्पल यूपीआई. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेकंड वाला, this ecosystem addressed some key social concerns like language barriers, illiteracy, social stigma, unawareness, and provided robust population scale solutions in education, एग्रीकल्चर. इधर मत देखो, उधर देखो, लिखो. दो काम करते हो, वीरू शास्त्र बुद्धे बने हो. एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एग्रीकल्चर. नेक्स्ट पॉइंट, write down. Third point, technological development in India is advancing exponentially
in geometric progression. In geometric progression. With innovations like AI, IoT, with innovations like AI, IoT, AR and metaverse. AR बोले तो, IoT बोले तो इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, थोड़ा सा एक वर्ड की कमी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड, आर्गुमेंटल नहीं, अरे ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, थैंक गॉड, थैंक यू, एनहांस कर देना, कुछ बढ़ा देना उसमें से। अभी बताऊंगा, समझ जाओगे, छोटा सा एग्जांपल है, समझ जाओगे। ठीक है, हो गया। बेनिफिट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम, इसी में जो अभी आप लिख रहे हो इसी को कंटिन्यू करो। बेनिफिट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम, फर्स्ट इंटरऑपरेबिलिटी, सेकंड हार्मोनाइजेशन, सेकंड हार्मोनाइजेशन, हार्मनी, हार्मोनियम वाला हार्मनी, वो हार्मोनाइजेशन। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एन ओपन नेटवर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ एन ओपन नेटवर्क, एंड फोर्थ ह्यूमेन डेवलपमेंट, ह्यूमेन डेवलपमेंट। ठीक है सर, देखो आप एक काम करो, यहाँ तो जब तक मैं यहाँ जिंदा हूँ इस यहाँ पे क्लास लेने के लिए, तब तक आप जो है एक सेपरेट कॉपी लगा लो करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि ये साइंस एंड टेक डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, ये करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे हम। ठीक है, डेली बेसिस पे, या तो आप वो लगा लो, या छोटी सी अलग कॉपी लगा लो, या पेजेस लगा लो, जो कि आपको पता ही है। ठीक है, जैसे वो ये कर रहा है भाई साहब, उसमें क्या होगा ना, आप कचरा नहीं करोगे साइंस एंड टेक के साथ। ठीक है, तो वो आप सेपरेट लगा लो, मेरे लिए मत लगाओ, अपने लिए लगाओ। ठीक है, वो न्यूज़पेपर वाला जो भी उसमें एनालिसिस करेंगे आप खुद से, वो आप उसी पे लिखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? थैंक गॉड। अब बनाओ ये, अब हम ये साइंस एंड टेक डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज़ खत्म। आई टोल्ड यू यस्टरडे कि हम कुछ ब्रॉड हेडिंग्स के अंडर साइंस एंड टेक के एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एनर्जी, डिफेंस, आईसीटी, है ना, उसमें हमने बताया था कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी बॉडीज उस स्ट्रक्चर में लाइक करती हैं। तो अभी हम ये ब्रॉड स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट साइंस एंड टेक को कितना ऑनेस्टली और कितना डेडिकेशन के साथ ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में क्या आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डीबीटी मतलब डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लेकिन यहां पे डीबीटी का मतलब क्या है, डेली बाथिंग टाइम टेबल, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कल जो हमने हेडिंग्स दी हैं उसमें एक बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्शन भी है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस इसकी वेबसाइट पे चले जाना है, जो जो वहाँ पे नई नई इन्वेंशन, जो जो इन्होंने नया नया काम किए हैं, वो आपको फोकस करना है विद सम बेसिक्स, क्योंकि हमने बायोटेक्नोलॉजी में दो ही चीज़ें डाली थी, एक बेसिक्स, दूसरी एडवांसमेंट्स। कल याद है कुछ? वो देखा था कल घर जाके वो? ठीक है, मान लेता हूँ। देन 1971 में एक सेपरेट डीएसटी क्रिएट किया गया, जिसमें वो डिपार्टमेंट्स रखे गए जो जनरल पब्लिक से थोड़े से दूर रखे जाएंगे।
डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उनमें से पहला था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE। फिर था डॉस, डॉस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ, और ये डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट। ठीक है। DST आपका सेपरेट डिक्लेयर किया गया था 1971 में, और इसके अंडर कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हमने वो प्रोग्राम डिस्कस करने हैं जो हमारे आंसर, गवर्नेंस और एथिक्स के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे के हिसाब से भी। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो DST के अंडर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंस्पायर प्रोग्राम। तो इसका एक हेडिंग लगा लीजिए आप, प्रोग्राम्स अंडर DST, इंस्पायर प्रोग्राम। लिखिए, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये है इंस्पायर की फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज a unique program that aims to inspire, it is a unique program that aims to inspire, that aims to inspire young talent, young talent towards young talent towards advanced studies and research, toward advanced studies and research which will increase the national science and tech base, national science and tech base in the country. So this is the true structure of the whole program of Inspire under DST। ठीक है, लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। इसको बना लीजिए आप, फिर हम इनके नीचे नीचे लिखेंगे, जो मैं डिक्टेट करूंगा वो आप इनके नीचे नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। ठीक है, पहले आप इसको बनाइए, फिर नीचे स्पेस छोड़ देना इसके।
बन गया? So there are three components under the Inspire program. One is seeds, another one is SHE, and third one is AORC. What is seeds? Write down. Scheme for early attraction of talent. मतलब इसके आगे लिख लेना यहीं पे, ऐसे करके ना, थोड़ा दिमाग अपना जगाओ, इसके आगे लिख लेना, जगह वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट. शी है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन. वो इधर है, अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट. और शी है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन. और AORC है एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर्स. एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर्स. ठीक है, एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर्स. क्लियर है? अब हम एक एक करके इनके नीचे इनकी विशेषताएं, मतलब स्पेसिफिकेशन जो भी हैं इनमें, वो हम लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी लिखेंगे. लिखो. फर्स्ट है इंस्पायर अवार्ड्स. 10 to 15 ईयर्स, मतलब 10 से 15 साल के बच्चों को दिया जाएगा ये. ठीक है, 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप. लिखा है ना, स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट. समझ रहे हो? अब उसी हिसाब से देखो इसको. 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज, क्लास 6 से 10th तक के बच्चों को दिया जाएगा. क्लास 6 to 10th, पूरा मत लिखना, जस्ट क्लास लिखो. 6 to 10. 5,000 पर स्टूडेंट, मतलब ₹5,000 पर स्टूडेंट दिया जाएगा. ठीक है. 2 लाख स्टूडेंट पर ईयर, 2 लाख स्टूडेंट को ये प्रोवाइड किया जाएगा 5,000 रुपये. नेक्स्ट, 3 टियर कंपटीशन एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल. 3 टियर कंपटीशन एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल. क्लियर है? ये किस में आएगा आपका? इंस्पायर अवार्ड्स में. अब आ जाएंगे हम इंस्पायर इंटर्नशिप. ठीक है, लेकिन ये भी किसके अंडर है? सीड्स के अंडर. तो अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट बोले तो 18 साल से पहले पहले का ही एज ग्रुप होगा इसमें भी. तो लिखो 16 to 17 ईयर्स, 16 to 17 ईयर्स ऑफ एज. नेक्स्ट पेज पे लिख लो, कचरा मत करो एक ही पेज पे. और तूने अभी तक कॉपी नहीं चेंज की अपनी? और जा यार, मेरे उधर से पेज ले लेता हूँ. देखो कहाँ है, वही लेके आया, लाइंस वाली. तूने लॉजिक बड़ा अच्छा दिया, लेकिन इसमें कमी है. ये कॉपी यूपीएससी के लिए नहीं है. अब तू 50 की नहीं 5,000 की भी लेकर आएगा. अगर यही लेकर आएगा तो तुम मतलब अपनी ऑनेस्टी को भी पैसों में तोल रहे हो. क्या आदमी हो यार, कुछ करना पड़ेगा तेरा. लिखो नेक्स्ट, साइंस कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड 16 to 17 ईयर्स ऑफ एज. सेकंड पॉइंट उसी में, साइंस कैंप्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड. थर्ड, चांस टू इंटरेक्ट विद ग्लोबल लीडर्स ऑफ साइंस. चांस टू इंटरेक्ट विद ग्लोबल लीडर्स ऑफ साइंस. चांस टू इंटरेक्ट विद ग्लोबल लीडर्स ऑफ साइंस. जस्ट लाइक एलॉन मस्क, मौका मिल सकता है इनसे बात करने का, इस तरह से. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, टॉप 1% इन द क्लास 10th and 11th. टॉप 1% इन द क्लास 10th and 11th, उन्हीं बच्चों को इसमें इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी. क्लियर? अब आ जाइए आप शी वाले में. क्या है ये? इंस्पायर स्कॉलरशिप. चलो शुरू लिखो. 17 to 22 ईयर्स ऑफ एज. 17 to 22 ईयर्स ऑफ एज. 80,000 पर ईयर. 80,000 पर ईयर.
फॉर continuing BSc and MSc levels. ठीक है, BSc and MSc levels. और ये मत समझना कि BSc और MSc पढ़ने के लिए दे रहे हैं, वो नहीं, स्कॉलरशिप है, रिसर्च के लिए दे रहे हैं। अगर तुम्हारे में रिसर्च करने का कुछ है तो ही मिलेगा, ऐसे नहीं कोई देगा तुम्हें ऐसी तौर पे। इंस्पायर फेलोशिप, फॉर डॉक्टरल फेलोशिप, फॉर डॉक्टरल फेलोशिप 22 to 27 ईयर्स ऑफ एज, 22 से 27 साल की उम्र के लोगों को ये प्रोवाइड किया जाएगा, इंस्पायर फेलोशिप। एंड नेक्स्ट इज इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड, फॉर एश्योरिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, फॉर एश्योरिंग करियर अपॉर्चुनिटीज 27 to 32 ईयर्स, 27 से 32 साल के लोगों को ये दिया जाएगा। और ठीक है, ये है इंस्पायर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको ऑलरेडी यूपीएससी बहुत पसंद करती है इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5वीं क्लास से लेकर आपकी जॉब तक, समझ रहे हो। बस आप में उनको क्या चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड चाहिए आप में उनको, बस। यहाँ स्कॉलरशिप है, यहाँ फेलोशिप है, और यहाँ पे फैकल्टी का अवार्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप में शुरू से ही था तो अब पहले ये इंडिया में नहीं होता था। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि पहले इंडिया में ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेम्परामेंट नहीं था। इस प्रोग्राम के तहत उसको इंटीग्रेट किया गया है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसको इंटीग्रेट किया गया। दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये साइंस एंड टेक की ही बात हो रही है तो इसलिए साइंस एंड टेक में आएगा ये। ठीक है, बट आप इसको यूज कहीं भी कर सकते हैं, ऐसे में भी। बात आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। क्लियर, चलो लिखो, कौन है कौन इनकम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। ये कोई सोशल प्रोग्राम नहीं है। मैंने आपको फिर बताया कि ये रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए है। इसमें जिसके पास मेरिट है विदाउट एनी सोशल डिसएडवांटेज वो आगे आए। सब में नहीं होता ना, हर कोई यूपीएससी नहीं कर सकता ना, कुछ कुछ ही कर सकते हैं। 1100 कुछ ही बनेंगे इस साल, लेकिन अपेयर कितने होंगे, लाखों की तादाद में। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें। इंस्पायर प्रोग्राम समरी, इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायर प्रोग्राम समरी एक हेडिंग है, उसके नीचे सब हेडिंग है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, MANAK। इसको इरेज कर दूं मैं? ओके। मैडम वो इस टाइम पे रिसर्च नहीं करेगा, उसमें टेम्परामेंट होना चाहिए। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि 5 साल के बच्चे को पूरे वर्ल्ड की कैपिटल्स याद है, या उसको कुछ एक ऐसा एक आइडिया याद है जो केमिस्ट्री का या किसी भी फिजिक्स का जो हमें समझ नहीं आता है, लाइक स्टार फॉर्मेशन। तो अगर वो किसी क्लास में उसने प्रेजेंट किया वो आइडिया, तो वहीं से समझ आ जाएगा कि ये बच्चा जो है बाकियों से हटके है। वहीं से टीचर उसको उठा के ले जाएगा कि आजा बेटा साइड पे, तू इनमें बिलीव नहीं कर, ये बेवकूफ़ है, ये वही BSc करेगा, बैंक में नौकरी करेगा, तू आजा साइड पे, तू UPSC करेगा, पल्स IAS में UPSC की तैयारी करेगा। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, ठीक है, मानक की फुल फॉर्म क्या है? मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। ध्यान से पढ़ो इसको, क्या लिखा है आपने? मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग। ऑगमेंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एनहांस करना। एनहांस क्या करना है? नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। ठीक है,
लिखो, इट इज एग्जीक्यूटेड बाय DST, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST. It is executed by DST and National Innovation Foundation. It is executed by DST and National Innovation Foundation. Next point. Its main aim is to its main aim is to align with its main aim is to align with action plan for its main aim is to align with action plan for startup India. इसको अंडरलाइन करेंगे और वो जो आप लगाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ वो लगाना है, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया. क्लियर है वो, ठीक है बोलियो. क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया कि आप जितना मर्जी साइंस कर लेंगे, जब तक उसको आप टेक्नोलॉजी में नहीं लेकर आएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है. और अभी इंडिया में तो इतना अच्छा वाइब्रेंट माहौल बना हुआ है, इतना वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रखा है कि आपको जस्ट एक आइडिया प्रपोज करना है, फंडिंग आपको गवर्नमेंट दे देगी, फिर आप उस आइडिया को एनहांस करो, स्टार्टअप लॉन्च करो अपना. अब वो आइडिया क्या है कि 10 गाय लेकर आने गए, 10 भैंस लेकर आने, तबेला खोल लेने गए और फिर बोलने गया स्टार्टअप किया मैंने 10 लोगों को जॉब दिया, मारूंगा पकड़ के, बेवकूफ़ आदमी. इनोवेशन कहाँ है इसमें, साइंस कहाँ है, ये तो लेबर का काम है. आप समझ रहे हो मेरी बात को. अब साइंस कहाँ आएगी उसमें कि आपने उसी गोबर को डाल के एक बायोगैस प्लांट बना दिया, उसी गोबर के आप इम्प्योरिटीज को साइड पे करके आप एक मैन्योर क्रिएट कर रहे हैं उसका, जो कि सस्टेनेबल है, इकोलॉजिकली वायबल है. दिस इज साइंस. भैंस खोल लिए, वीडियो में लेक्चर दे रहा है, अरे मैंने 10 लोगों को नौकरी पे रखा है, वो थप्पड़ मारूंगा. दूध में पानी डाल रहा है बेवकूफ कहीं का, सुबह सुबह उठ के. ये नहीं है, ठीक है. तो आइडिया प्रपोज करना है, गाय भैंस नहीं पालना है, ठीक है. नेक्स्ट चलो, DSIR, ये हो गया DST हमारा. अब हम डिस्कस करेंगे DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Main aim is promotion, development. Main aim is promotion, development and utilization of indigenous technologies. Third point, established in 1986. Established in 1986. Main objective is to implement, this is very important point. Main objective is to implement इन्वर्टेड कॉमर्स में टेक्नोलॉजी प्रमोशन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम, TPDU, टेक्नोलॉजी प्रमोशन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम. Its main ambit is to coordinate between
Its main ambit is to coordinate between CSIR and CDC plus 2 PSUs. अभी एक लाइन बोलूँगा सब समझ आ जाएगा, पहले लिखो. Its main ambit is to coordinate between CSIR and CDC plus 2 PSUs. ठीक है. इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना किसका काम है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ये क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये है कंसल्टेंसी सर्विसेज. ठीक है. इन लोगों का काम क्या है? साइंस आइडिया बना के देना कि ऐसा करो. और इनका काम क्या होगा? मतलब प्रोडक्शन. पीएसयू है ना, इंडस्ट्री है ना. क्लियर है? ठीक है. तो CSIR आपने लिख लिया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री. CDC को लिखो आप, कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर. कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर. और 2 PSU कौन कौन से हैं? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. और दूसरी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, CEL. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. ठीक है सर. ठीक है. CSIR आपका 1942 में बनाया गया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. आपकी साइंस रिपोर्टर कौन पब्लिश करता है? साइंस रिपोर्टर नाम सुना है? साइंस रिपोर्टर नाम नहीं सुना है? ये सुनना चाहिए आपको, क्योंकि आपके जो साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो साइंस रिपोर्टर की मैगजीन से ही फ्रेम किए जाते हैं. कोशिश करना अगर जम्मू में ये मिल जाए आपको. मंथली होती है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जैसे वो फिजिक्स टुडे बायोलॉजी आती थी ना, वो 11th-12th में, ये भी वैसी ही है. और ये कौन पब्लिश करता है? और ये गवर्नमेंट की बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है. ठीक है. तो जो ये पब्लिश करेगी तो गवर्नमेंट उसी की बात सुनेगी ना. दैट्स वाई साइंस रिपोर्टर इंपॉर्टेंट है. मिलेगी उठा लो, मेरे लिए भी उठा लेना एक, मेरे को वहां नहीं मिलती है. ठीक है. DSIR हो गया. अब नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट कौन सा है? DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी. DBT it started as National Biotechnology Board. It started as National Biotechnology Board in 1982. 1982. फंक्शन क्या है इसका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स, and development of identification of priority sectors. रिपीट ही तो कर रहा हूँ. Identification of priority sectors and development of long-term perspective for biotechnology in India. For biotechnology in India. It became DBT in 1986. क्या बना? DBT, NBTB. ठीक है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड. ये DBT कब बना? 1986. आई टोल्ड यू ना यस्टरडे कि कैसे कोविड में इन सभी बॉडीज ने कोऑर्डिनेट किया. ठीक है ना. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ही बोला कि हम एक खुद का वैक्सीन भी बना सकते हैं. ठीक है. और उसने उस वैक्सीन को बनाने का काम किसको दिया? क्या ये NIV?
नेशनल इम्यूनाइजेशन विद्यालय, कह रही हाँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। इसने क्या किया? वही जो काम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, जो मैंने आपको कल बताया था। क्या किया था उसने? क्या किया था उसने? हाँ, यही काम आपका किसने किया? एनआईवी पुणे ने। और फिर ये वैक्सीन बना के उसने किसको दे दी? और इसने वो वैक्सीन बना के बेची किस नाम से? कोवैक्सीन, 1200 रुपए की। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो DOS या DAE लिखो, पहले DAE लिखो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, established on 3 August 1954, established on 3rd August 1954, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ PM। चाचा जान रूल करते हैं इस पे, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ PM। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC, एटॉमिक एनर्जी कमीशन established through a resolution, atomic energy commission established through a resolution. This commission is being headed by Secretary to Government of India in DAE, Secretary to Government of India in DAE, Secretary to Government of India in DAE, as ex officio chairman of AEC, as ex officio chairman of AEC। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव लिखो इसका, इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट and its uses in the medicine, agriculture, basic research and industrial fields, medicine, agriculture, ये है स्ट्रक्चर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। हर एक डिपार्टमेंट खुद से ही साइंस क्रिएट करता है और फिर उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करता है, मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट भी देता है।
ठीक है। तो वैसे ही इस डिपार्टमेंट के अंडर क्या है, एक तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है। आपको इस बॉडी के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका मतलब, ठीक है, क्यों बनाई गई है, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, इस तरह से। उसके बाद क्या क्या आता है इसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स लिस्टिंग करेंगे कौन कौन से आते हैं। पीएसयूज, वही बात, ठीक है, कौन कौन सी आती है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज इनके साथ जुड़ी हुई हैं उसको एनहांस करने के लिए, और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये दो हेडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर&डी सेंटर में आप पहला लिखिए बार्क, बार्क वो वाला बार्क नहीं, BARC वाला, ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो पहला है बार्क। सेकंड, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कालापक्कम, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कालापक्कम। थर्ड, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंदौर। नेक्स्ट, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता। एंड नेक्स्ट, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप गुरुग्राम, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप गुरुग्राम। This body is very, very, very much important. Global Center for Nuclear Energy Partnership, Gurugram. नेक्स्ट, इसी में एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। अब पीएसयूज में लिख लो, पीएसयू कौन कौन सी आती हैं इनके अंडर। पहली है एनपीसीएल लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, मुंबई, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, मुंबई। नेक्स्ट है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, UCIL, जादूगुड़ा, जड्डूगुड़ा लिख लो, जादूगुड़ा लिख लो, जो बोलना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हैदराबाद। नेक्स्ट है भारतीय नाभिका विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय नाभिका विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय नाभिका NABHIKA विद्युत, NABHIKA विद्युत, VIDYUT विद्युत, निगम NIGAM निगम लिमिटेड, कालापक्कम। क्लियर है? ये था स्ट्रक्चर किसका, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, जिसके अंडर क्या आती है आपके एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, जो इसकी ऑटोनोमस बॉडी है। ये उनका स्ट्रक्चर है। इसमें पीएसयूज ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये R&D सेंटर्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी न्यूज़ में ये अक्सर देखे जाते हैं, इन न्यूज़पेपर्स में नहीं, अदर न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। और यूपीएससी सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर रेफर नहीं करती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर रेफर करती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस उसमें फॉल कर रही होती हैं, दैट्स वाई दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ
स्पेस सिंपल, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आई टोल्ड यू, वो जो इधर वाले डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में है, ठीक है, क्योंकि स्पेस आपको पता है एक बहुत क्रूशियल सेक्टर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव लिख लो आप डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, प्रमोशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रमोशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट comma towards the achievement of becoming self-reliant and advanced space applications so as to facilitate the overall nation's development. अगर हिम्मत होगी तो इनके नीचे जगह छोड़ देना, इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे अभी, ठीक है। मेरे पास नहीं थी, मैंने अगले पेज पे लिखा है, आप इसी हिसाब से बनाना है इसको कि इसके नीचे आप छोटा छोटा लिख सकें। हमने इसरो के अलावा और कुछ सुना ही नहीं है ना, बट ये सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आएंगे और यूपीएससी को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं कि बच्चे को असमंजस में डाल देना है। मार्च में आप लोगों के फॉर्म आने वाले हैं 244 पोस्ट के लिए जेकेपीएससी के। अरे आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा नहीं भरा? एनीबडी एल्स? कोई नहीं? सर अभी प्रिपेयर नहीं है, अगले साल देखेंगे, बट जेकेपीएससी का भर लेना, अपने ही लोग होंगे यहाँ सारे के सारे, ठीक है। कोशिश करूँगा पूरी की पूरी कि आप लोगों का कम से कम प्री तक तो आपको ज़िंदा रखूँ। मेंस की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों का प्री जो है वो
क्वालिफाई हो जाए। अगर टाइम अलो किया मेरे को तो मैं आपके लिए कुछ टेस्ट सीरीज क्रिएट करूँगा क्वेश्चंस, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज मतलब लाइक देयर विल बी अराउंड 10 to 20 क्वेश्चन पेपर्स, 100 क्वेश्चन ईच। उसी में से उम्मीद लगाऊंगा मैं कि आपके 60-70 क्वेश्चन जो हैं आ जाएं, आने चाहिए। ऐसे नहीं करना है, पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो 2022 में प्री हुआ है ना, उस टाइम पे आई वॉज इन दिल्ली एंड जिस दिन प्री था उससे 3 दिन पहले ही मैं 3 पेपर बनाकर आया था। मतलब बनाकर, हम पूरी टीम बनाते थे, उसमें से डायरेक्ट 25 क्वेश्चन आए थे केएस में। 25 क्वेश्चन मतलब 50, और कह रहे हैं कट ऑफ शायद 35-40 कितना गया है, कंफर्म है? अगर 35 कट ऑफ गया होता तो मैडम पूरा जे के अंदर बैठा होता, उसके जे के 35 नंबर भी नहीं ले सकता। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता कि कैसे आप लोग इतना बड़ा तुक्का मार लेते हैं कि अरे 35 कट ऑफ गया होगा, वो उसका भी हो गया, उसने कुछ किया भी नहीं था पेपर में। अपना बताओ, मतलब इमेजिन करो ना, 35 कट ऑफ, इतना तो सब इंस्पेक्टर के पेपर में नहीं जाता यार। अच्छा, अब चेंज हो गया स्टेटमेंट। 35 क्वेश्चन मतलब 70 कट ऑफ। सर मेरा फ्रेंड था, उसके 42 की 40 थे सर, उसने कहा सर मेरे इतने ठीक है। क्या 42 क्या ठीक है? क्वेश्चन नहीं नहीं, क्वेश्चन उसको 20 या 21 ठीक थे। 20। अच्छा, नंबर आ गया थे सर, फ्री में था। तुझे कैसे पता कि वो सच बोल रहा है? क्योंकि वो कह रहा था कि मेंस क्योंकि वो तेरा दोस्त है। नहीं सर, वो ऑलरेडी जॉब करता है, तो वो बोल रहा था कि मुझे मेंस को पता चला, मैंने पैसे ही दे दिए मैंने बिना पढ़े। क्योंकि वो क्वालिफाई हो गया, उसका रिजल्ट हफ्ते में आ गया, तो उसने ऐसे बोल दिया तेरे को। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है यूपीएससी के और इन एग्जाम्स में, क्योंकि ये सीधा सीधा आपकी प्रोपोर्शनलिटी का टेस्ट है सर। या तो तुक्का मार के आए हो, पर ये हवा में तीर नहीं मारना। उसके 40-20 क्वेश्चन, अरे उसने नेगेटिव मार्किंग कहाँ गई? अगर उसके 20-21 क्वेश्चन ठीक थे 100 में से, और उसके 40 नंबर आ गए, वो पास हो गया, बाकी वाले जो 80-80 क्वेश्चन करके आए वो कहाँ गए? उनकी तो नेगेटिव मार्किंग करे तो भी वो 60 में होंगे, वो तो नहीं होगा क्वालिफाई। मेरा एक फ्रेंड है, उसके 75 में, वो तो नहीं होगा क्वालिफाई। तो इसका मतलब सी सेट नहीं उसका क्वालिफाई हुआ। वो भी तो हो सकता है, मुझे पता था। वो मैथ्स का टॉपर है, IITN है, अब कैसे हो सकता है? ओके, जोक्स अपार्ट, लिखो। कहाँ गया? अरे नहीं, एक्चुअली ये सब ना र्यूमर सुन सुन के मैं थक गया हूँ। अभी तक आइडिया है नहीं, हमारे सामने कट ऑफ आया नहीं है यूपीएससी का, JKPSC का। तीर मार रहे हैं। अभी वो परसों में शादी में गया था, वहाँ पे एक आंटी मिल गई, पापा के साथ जॉब करते थे उसके पापा, तो वो मिल गए। उनको बड़ी टेंशन है। टेंशन इसलिए है क्योंकि उसका बेटा नहीं हुआ क्वालिफाई केएस, और मेरा गलती से हो गया। अब वो आंटी मुझे क्या बोल रही है डायरेक्ट, कोई हाय हेलो नहीं, कोई कॉन्ग्रेट्स, नथिंग। एंड आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम हर। वो सीधी डायरेक्ट बोली, तुझे पता है क्या होता है? मैंने कहा क्या? इंटरव्यू में गफला करते हैं लोग। थैंक गॉड मैंने खाना खा लिया था उस टाइम तक। अगर मैंने खाना नहीं खाया होता तो मैं भूखा ही आता वापस। कि मतलब मेरे आइडेंटिटी को ही क्राइसिस में डाल दिया इसने, कि इंटरव्यू में गफला करते हैं। इसका मतलब कि मैं इंटरव्यू में बैग लेके गया था पैसों का, ये लो सर, नाचने का नंबर दे देने का मेरे को। उसको मत देना क्योंकि उसके पास बैग नहीं है, बेवकूफ़ आदमी। और कितने मार्क्स हैं उसके बेटे के? जो लिस्ट है ना उसमें, अब आप भी देख सकते हैं, करुण नाम है उसका। इसमें इंटरव्यू क्या करेगा? ये तो किस कोई कट ऑफ में फॉल ही नहीं हो रहा है। EWS के कट ऑफ में भी फॉल नहीं हो रहा है। एंड व्हाट शी सेड फर्दर, शी वाज हैविंग लाइक हलवा, मूंग दाल का हलवा, ठीक है। और वो कह रही थी कि तुझे पता उसने 8 पेपर दिए हैं। मैंने कहा जो मेंस हुए थे उसके अलग भी दिया था कि उसने कुछ? कहती नहीं वही दिया था। मैंने कहा वो तो सबने दिया था। कहती उसने बहुत मेहनत की थी। मैंने कहा ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो मेहनत नहीं करता मेंस में? टेल मी एनीवन।
मैडम वो मुझे भी पता है, मैं बस आपसे ये बता रहा हूँ कि दैट लेडी वॉज रिटायर्ड, और अगर उसने 60 साल मतलब 60 साल की उम्र के बाद भी ये नहीं सीखा कि ह्यूमन नेचर को कैसे कंट्रोल करना है, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं वो समझो आप। मैं वो चीज़ को क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं उसको मुझे क्या लेना है, उसने अपना काम कर दिया, उसने सर्विस में भी यही गंद घोला होगा। द पॉइंट इज कि अब वो रियल लाइफ में क्या कर रही है, अपने बच्चे को क्या सिखा रही है। एंड देन शी सेड इन द लास्ट कि मैं उसके पाँव छूने के, उसका हस्बैंड ने तो मेरे साथ देखा तक भी नहीं। मैं बोली बेटा कभी घर आना गाइडेंस के लिए, मैंने कहा ज़रूर, अब तो पक्का आऊँगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू में घपला करके आया हूँ। नेक्स्ट टाइम आंटी, फिर मैंने बोला उसको, मैं कहा आंटी यार नेक्स्ट टाइम घपला करवाना होगा तो मुझे बताना, इस बार उसका फिर मेंस है उसके लड़के का, मैं नेक्स्ट टाइम हो जाएगा घपला। अब तो मैं आ चुका हूँ, अब तो कुछ ना कुछ तो करवा ही दूंगा। ये हालत है, ये आलम है लोगों का। कैसे किस किस बेवकूफ़ से डील करोगे आप? सुबह उठ के खुद को समझाओगे कि न्यूज़पेपर पढ़ें या ना पढ़ें, या माँ बाप को समझाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, या भाई से लड़ोगे या बहन से लड़ोगे कि वो या तो तुमसे ऊपर होगा या नीचे होगा, और डेफिनेटली तुमसे इंटेलिजेंट होगा, ये तो कंफर्म है। वो तो तुम्हारी टांग खींचने वाला है, ये यूपीएससी करेगा 60% नंबर वाला बेवकूफ़ आदमी। तू कभी जिंदगी में किताब खोली है? या फिर ऐसे लोगों से डील करोगे शादियों में, गफले हो रहे हैं, 6 घंटे में रिजल्ट निकाल दिया अगलों ने, और गफला करने का टाइम ही नहीं मिला किसी को। सोचते हैं भी होगा किसी ने तो क्या सोचेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सर यूपीएससी के फील्ड में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। शुरू में लोग छुपाते हैं, मैं भी छुपाता था, जब मैं दिल्ली में था मैं छुपाता था, किसी को बताता नहीं था कि मैं दिल्ली में करके दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ रहा हूँ, ये थोड़ी पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड देन वन डे आई वेंट टू कुलचा वाला, वो हमारे फेमस है वहाँ पे गोगा कठुआ में, नहर के पास, बड़ा फेमस है वो, उसके पास गया मैं, कहता बहुत दिनों के बाद मिला, कहीं दिल्ली तो नहीं चला गया यूपीएससी कोचिंग करने? कुलचे वाला, दूर कहाँ जाना। उस दिन मैंने सोच लिया, मैंने झूठ बोलना ही नहीं है किसी के साथ। अगर कुलचे वाला अवेयर है मेरी मूवमेंट को लेकर, तो जो लोग थोड़े बहुत मतलब इन द सेंस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे लोगों से मिलता होगा ना डेली, जो दिल्ली जा रहे हैं गायब हो जाते हैं, उसको पता है सब कुछ। तो जो लोग अंदर बैठे हैं उनको तो सब पता ही होगा ना यार, तो फिर झूठ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उस दिन मैंने कसम खाली कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। PRL नेक्स्ट, अब ये जो लिखे हमने इनको एक एक करके, ये अभी इसका शुरू करेंगे। PRL फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट। नेक्स्ट है NESAC, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अरे चार्ट को देख लो ना, उसकी उसकी कॉपी में क्या देख रहे हो? सी को एल, एल को सी, क्या हो रहा है ये? जिंदगी CL बन के रहेगी ये। नेक्स्ट NE है ना, तो नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। नेक्स्ट है IIST, नहीं पहले वही वाले कवर कर लो आप। एन क्या है ये? NAR है क्या? NARL नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, NARL नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। उसके बाद क्या है? NESAC हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। NARL भी हो गया। SCL है आपका सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। सेमीकंडक्टर पे भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो ये लैब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसमें? HST कहाँ गया? HST मैंने लिखा ही नहीं है इसमें, आई एम सॉरी, थोड़ा साइड पे कर लो, इसको कल लिखवा दूंगा। अभी आगे चलो आप, कहाँ पे है? VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। देन LPSC लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। नेक्स्ट क्या है?
सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्या है? ओ, उसको गोली मार। आईसैक। कहाँ गया आईसैक? हाँ ये है, इसरो सैटेलाइट सेंटर। सेंटर। एसएसी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। नेक्स्ट है एनआरएससी, किधर गया? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। आईपीआरसी, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। आईआईएसयू, इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट। इसरो इनर्शियल, इनर्शिया पढ़ते हैं ना, वही वाला है, इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट। नेक्स्ट है इंस्ट्रैक, है ना। इसरो टेलीमेट्री, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर। नेक्स्ट क्या है? डेकू, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। नेक्स्ट क्या है? लियोस, लैब फॉर, लियोस लैब फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम। लैब फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स। नेक्स्ट है एमसीएफ, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। एंड नेक्स्ट है आपका आईआईआरएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है सर। नाउ द लास्ट डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट। लिखो, जुलाई 1981, July 1981. It is an organ of, initially it was an organ of cabinet secretariat. Initially it was an organ of cabinet secretariat. Which was directly under the charge of PM. Which was directly under the charge of PM. And in March 1982, it became an independent department. It became an independent department. 2006 upgraded as Ministry of Ocean Development. 2006 it was upgraded as Ministry of Ocean Development. Next point, 12 जुलाई 2006, 12 July 2006 it rechristened as
और 2006 में फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट और इन सभी डिपार्टमेंट्स को मिला के क्या बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। क्लियर है? इसमें IMD क्या है? हाँ जी, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड अर्थ रिस्क एवेल्यूएशन सेंटर। ये सब बॉडीज किसके अंडर हैं? ठीक है, ये है आपका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट, ये भी इसमें सब्ज्यूम कर ली गई। ठीक है सर। अब आपको कहीं भी ये जो अभी आपने बॉडीज लिखी है ना, जो डिपार्टमेंट्स लिखे हैं, इनमें से मेजर मेजर ही आपके सामने आएंगे, सारे तो नहीं आएंगे। जो इसरो वाला हमने लिखा है उसमें बहुत सारे लिखे हैं ना, वो सारे आपके सामने नहीं आएंगे, बट कुछ कुछ आएंगे। वो क्यों आएंगे वो आपने उस हेडिंग में लगा देना है। मतलब नहीं नहीं नहीं, अरे गुरु, लर्न इन द सेंस कि इसको तुमने याद नहीं कर लेना है कि ये डिपार्टमेंट इसके अंडर है। उस एक साल में आप अगर आप न्यूज़पेपर के साथ टच में हैं और आपको ये बेसिक्स पता है कि ये डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आ रहा है, उसमें से कोई न्यूज़ निकल कर आ रही है, ठीक है, कि उसमें से कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इस डिपार्टमेंट ने ये किया है, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि ये डिपार्टमेंट किसके अंडर फॉल करता है। उसके लिए ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिया गया है ताकि तुम डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट को, उस नोट्स को इस पेज के साथ फिक्स कर दो कल को, ताकि जब तुम रिवाइज करो तुम्हें पता हो कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ लूज शीट्स पे काम किया करो। समझ गया मेरी बात को? जैसे अक्सर आपको ये डिपार्टमेंट देखने को मिलता है जब मानसून आता है फोरकास्टिंग के लिए, ये भी देखने को मिलता है और ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, जब तुम्हें पता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे हैं, तुम्हें कल को कोई डाउट ही नहीं होगा। अब मेरी बात समझ गए? गुड। नेक्स्ट लिखो STI पॉलिसी 2020, फास्ट फास्ट फास्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। किधर गया? हाँ जी, क्या बोल रहा है भाई? लिखा तो STI पॉलिसी 2020, facilitated by the office of principal scientific advisor, facilitated by the office of the principal scientific advisor, facilitated by the office of the principal scientific advisor to the government of India and DST, to the government of India and DST, to the government of India and DST. Facilitated by the office of principal scientific advisor to the government of India and DST. There are 4 tracks under this policy. There are 4 tracks under this policy. Track 1, to create a repository of public voices. To create a repository of public voices. Track 2, policy, public voices. Track 2, consultancy with 21 expert driven, consultancy with 21 expert driven thematic collectives, expert driven thematic collectives, to feed evidence based recommendations, to feed evidence based recommendations into the policy drafting process.
नेक्स्ट ट्रैक 3, हाँ जी, ड्राफ्टिंग प्रोसेस। ट्रैक 3 brings together ministries and states in extensive engagement through nominated nodal officers. And track 4 final will act as binding force that draws upon apex level multi-stakeholder engagement at national and global levels. That's all for today. Thank you so much.